सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू रेसवा एकेडमी द रेस ऑफ चैंपियंस। आई एम सागर गुप्ता, योर सिविल इंजीनियरिंग फैकल्टी। और आज हम जो अपना नेक्स्ट सब्जेक्ट देखने जा रहे हैं मैकेनिक्स, जो कि आपका एसबीटी यानी कि बिहार बोर्ड का द मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट होने वाला है। इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच का होगा, ये फर्स्ट सेमेस्टर में है। और जो आपका सब्जेक्ट होने वाला है ये होगा आपका मैकेनिक्स, ठीक है। आपका सब्जेक्ट होगा, एक मिनट, मैकेनिक्स। ये आपका इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच के लिए सब्जेक्ट है फर्स्ट सेमेस्टर में, ठीक है। बिल्कुल बड़े बड़े अक्षरों में लिखा गया है क्योंकि और ये आपका आज लेक्चर नंबर 2 होने वाला है, ठीक है। ये लेक्चर नंबर 2 होगा। तो जो हमने फर्स्ट लेक्चर देखा था, तो फर्स्ट लेक्चर में हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस कर लिया था। तो हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर जो, एक मिनट, ओके, जो हमारा फर्स्ट लेक्चर था उसमें हम लोगों ने आपने मैकेनिक्स सब्जेक्ट के बारे में बेसिकली डिस्कस किया था कि हम लोगों ने उस समय हम लोग को एक्चुअली थोड़ा सिलेबस का डाउट था कि वो हम लोगों को लगा कि वो सिविल और मैकेनिकल का है, पर बेसिकली वो आपका इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच में दे दिया गया है। वो मेनली सब्जेक्ट आपको सिविल और मैकेनिकल का ही है, पर आपके सिलेबस की क्या कही जाए, आपके सिलेबस में दिया तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा मैकेनिक्स सब्जेक्ट। तो ठीक है, मैकेनिक्स के बारे में हम लोग को कल के बारे में डिस्कस किया था। पहले उसको हम लोग रिविजन देख लेते हैं एक बार। रिवीजन ऑफ लास्ट क्लास, हमेशा की तरह हम लोग रिवीजन एक बार कर लिया करेंगे लास्ट क्लास में क्या हुआ था, ताकि हम लोग को दोबारा डाउट ना हो। चलिए देखते हैं कि हम लोगों ने क्या पढ़ा था। तो हम लोगों ने देखा था जो हमारा मैकेनिक्स है वो वर्ड, इस वर्ड का मतलब क्या होता है कि मैकेनिक्स क्या होता है, ठीक है। इसमें हम लोग करेंगे यहाँ लिखेंगे कि इट इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस या कह लीजिए फिजिक्स, वैसे ही तो साइंस का ही पार्ट है पर फिजिक्स से ही डिराइव हुआ है। इट इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस और फिजिक्स इन विच वी डील्स विथ, ठीक है, इन विच वी डील्स विद द बिहेवियर ऑफ फोर्सेस एंड देयर इफेक्ट्स ऑन द बॉडी, ठीक है। हम लोगों ने कल ये चीज़ के बारे में डिस्कस किया था। जो बॉडी हो वो या तो रुकी अवस्था में हो यानी कि स्टैटिक कंडीशन में हो, या तो मूविंग कंडीशन में यानी कि डायनेमिक कंडीशन में हो। लिखेंगे आइदर, एक्चुअली थोड़ा कल की क्लास में भी थोड़ा इशू आ ही गया था, इसलिए मैं इतना लिखवा रहा हूँ, वरना रिवीजन क्लास में इतना लिखवाया नहीं जाता। आइदर द बॉडी इज इन स्टैटिक, बॉडी इज इन स्टैटिक और डायनामिक कंडीशन। ये हो गया आपका स्टैटिक या डायनामिक कंडीशन में आपकी बॉडी हो गई, ठीक है। अब ये हो गया हमारा मैकेनिक्स के बारे में डेफिनेशन। तब तक कुछ लोगों ने कल की क्लास शायद ही देखी हो क्योंकि वीडियो में ग्लिच आ ही गया था, टेक्निकल सर्वर की वजह से वीडियो अपलोड हुई थी पर कई लोगों पर पहुंची नहीं, पहुंच जाएगी आज। तो मैकेनिक्स के बारे में हम समझ गए हैं कि जो आपकी बिहेवियर ऑफ फोर्सेस जो होती है, यानी कि हम लोग इस सब्जेक्ट में क्या डिस्कस करते हैं। पहली बात तो ये साइंस की एक ब्रांच है जिसमें हम लोग फोर्सेस की बिहेवियर, ठीक है, फोर्सेस की बिहेवियर पढ़ते हैं ऑन द बॉडी, या तो बॉडी रेस्ट कंडीशन में या तो आपकी मूविंग कंडीशन में यानी कि डायनेमिक कंडीशन में हो। तो ऐसी बॉडी के बारे में हम लोग मैकेनिक्स सब्जेक्ट में पढ़ते हैं, ठीक है। ये हो गया। अब आगे हम लोगों ने डिस्कशन किया था जो हमारा लास्ट टॉपिक ऑफ डिस्कशन था, ठीक है, वो था आइडियलाइजेशन। अब सर आइडियलाइजेशन मतलब क्या होता है? ठीक है सर, आइडियलाइजेशन क्या होता है कि वह प्रोसेस, द प्रोसेस इन विच
अ कॉम्प्लेक्स डायग्राम या कॉम्प्लेक्स सिस्टम, ठीक है, वो प्रोसेस जिसमें हम लोग कॉम्प्लेक्स डायग्राम या कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स सिस्टम को बिल्कुल ही इजी वे में समझें, तो वो क्या है हमारा आइडियलाइजेशन। वो प्रोसेस क्या है, आइडियलाइजेशन। इसको लिखते हैं द प्रोसेस इन विच कॉम्प्लेक्स सिस्टम और फिनोमिनन, ठीक है, द प्रोसेस इन विच द कॉम्प्लेक्स सिस्टम और फिनोमिना इज गोइंग टू बी या इसको गोइंग टू बी नहीं लिखें, इज गोइंग टू बी मेड इन द सिंपलर फॉर्म, इज कॉल्ड, ठीक है, सिंपलर फॉर्म में बनाते हैं तो इसको क्या बोलते हैं, इस प्रोसेस को आइडियलाइजेशन बोल देते हैं, ठीक है, आइडियलाइजेशन बोल देते हैं। अब सर आइडियलाइजेशन तो समझ गए, अब सर ये आपने डेफिनेशन से बता दिया, आपने इसको लिख भी दिया, पर हमें इसको समझ में नहीं आया, इसको मतलब सिंपल वे में समझाइए हमें, ठीक है, सिंपल वे में समझाते हैं इसको। जैसे मान लीजिए कि ये एक रस्सी है, ठीक है, कल की वीडियो देखिएगा आपको और समझ में आएगा। ये एक रस्सी है, इसको दो लोग पकड़ के बिल्कुल खींच रहे हैं अपनी ओर, ठीक है, इधर एक लोग खड़े हो गए, एक आदमी इधर से रस्सी को खींच रहा है, एक आदमी इधर से रस्सी खींच रहा है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। मान लीजिए इसने, आप लोग 11th-12th पढ़ के आ रहे हो या 10th में भी होंगे, तो आप लोगों ने फिजिक्स तो पढ़ी होगी, आपको पता ही होगा कि फोर्स की यूनिट न्यूटन होती है। तो मान लीजिए ये इधर से एक पुल फोर्स लगा रहा है, पुल यानी कि पुल फोर्स को यहाँ लिखेंगे पुल फोर्स को टेंशन फोर्स कहते हैं, टेंशन फोर्स, और पुश फोर्स को कंप्रेसिव फोर्स कहते हैं, ठीक है, कंप्रेसिव फोर्स कहते हैं। ये हो गया हमारा, जो हमने इसमें पुल फोर्स लगाया है, इसमें हम लोग पुल लगा रहे हैं ना, जब इसमें हम लोग पुल लगा रहे हैं तो क्या हम लोग अगर एग्जाम में या कभी भी हम लोग को डेरिवेशन करना हो तो क्या हम लोग इतना कॉम्प्लेक्स डायग्राम बनाएंगे? क्या हम लोग इतनी कॉम्प्लेक्स डायग्राम बनाने की जरूरत है सर? नहीं सर, इतनी कॉम्प्लेक्स डायग्राम को हम लोग अगर बनाने बैठेंगे तो फिर हम लोग एनालिसिस तो कर ही नहीं पाएंगे, पता चला हम लोग को डायग्राम बनाने में समय चला गया। तो ऐसी गणनाओं को, ऐसी एनालिसिस को करने के लिए हम लोग सिंपलर वे का यूज़ करते हैं और इसको हम लोग सिंपली दिखा देते हैं मैं कैसे बना रहा हूँ। सिंपल हम लोग मान लीजिए कि ये रस्सी बनी, ठीक है, और मान लीजिए कि इस पर दो फोर्स ऐसे लग गए। मैंने आपको ये चीज़ नहीं समझाया कि मान लीजिए इसका नाम है चंगू, ये अपना बैठा चंगू इधर खींच रहा है, ये लगा रहा है आपका 10 किलोन्यूटन का फोर्स इधर, ये इधर थोड़ा हैवी लग रहा है, मान लीजिए इसका नाम रखते हैं छंगू। इसी छंगू इसका नाम क्या है? इसके पास 6 उंगलियाँ हैं, इसके हाथों में ये 6 उंगलियाँ हैं, ठीक है, इसके हाथों में 6 उंगलियाँ हैं, इसलिए ये छंगू इसका नाम रखा गया। अब ये जो इसको पुल लगा रहा है, इसने मान लीजिए 20 किलोमीटर का लगाया तो ये अपने पास खींच ले गया। तो वैसे ही यहाँ पे मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि जो सिंपल डायग्राम हमने बनाया, यहाँ पे ना चंगू बनाया ना छंगू को सिंपली बना दिया, और इसने लगाया, इधर लगाया गया 20 किलोमीटर का फोर्स, इधर लगाया गया 10 किलोमीटर का फोर्स, ठीक है, ये हो गया आपका, ये रस्सी पे फोर्स लगाया जा रहा है। अब आगे बढ़ते हैं, अब कैसे हम लोग आइडियलाइजेशन प्रोसेस करते हैं ये चीज़ों को देखते हैं, ठीक है। आइडियलाइजेशन आइडियलाइजेशन करने को 3 तरीके होते हैं। 3 तरीके के 3 टूल्स हैं जिनको हम लोग यूज़ करके आइडियलाइजेशन प्रोसेस करते हैं। पहला टूल्स हो जाएगा आपका कंटिन्यूम, ठीक है, कंटिन्यूम, ये पहला है। ये दूसरा हो जाएगा आपका बॉडी, तीसरा हो जाएगा
रिजिड बॉडी। सर ठीक है, कंटिन्यूम क्या होता है, कंटिन्यूम के बारे में डिस्कस करते हैं, फिर 1 बाय 1 बॉडी के ऊपर आएंगे, फिर उसके बाद हम लोग आएंगे रिजिड बॉडी के ऊपर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग कंटिन्यूम के ऊपर। कंटिन्यूम लिखेंगे। कंटिन्यूम एक क्या है, एक लैटिन वर्ड है। जाहिर सी बात है मैक्सिमम चीज़ें जो इंग्लिश में आई गई हैं या साइंस में आपने देखा होगा, वहाँ हमें हमेशा लिखा होता है कि एक लैटिन वर्ड। जब भी आपको एक तरह से कभी ना कभी डाउट में होगी कहाँ से जाएगा, तो आप इजीली कर सकते हैं लैटिन वर्ड से। यहाँ लिखेंगे कंटिन्यूम इज अ ठीक है, कंटिन्यूम इज अ लैटिन वर्ड। कंटिन्यूम आपका हो जाएगा इज अ लैटिन वर्ड which means series of system और series of whole। ठीक है, इसको कहेंगे क्या, सीरीज ऑफ सिस्टम, यानी किसी भी सिस्टम की एक सीरीज या पूरी सिस्टम की एक क्या हो, सीरीज ऑफ होल। होल मतलब ये नहीं छिद्र वाला होल नहीं, या छेद वाला होल नहीं, एक संपूर्ण, इसको इंग्लिश में हिंदी इसकी होगी संपूर्ण या पूर्ण। संपूर्ण या फिर पूर्ण हो गई। तो आगे बढ़ते हैं, ये होगी कंटिन्यूम के बारे में डिस्कशन। अब बात करते हैं बॉडी के बारे में। बॉडी क्या होती है सर, देखिए हमारी जो बॉडी होती है उस बॉडी के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं बॉडी। कंटिन्यूम के बारे में हमने डिस्कस कर लिया कि आपका कंटिन्यूम एक सीरीज ऑफ होल या सीरीज ऑफ किसी सिस्टम की एक सीरीज लगी हो। तो कंटिन्यूम में क्या होता है कि जब भी हम लोग, आपने कभी ना कभी 11th में अगर आप 11th 12th करके आए हों या 10th से भी आए हों, तो अगर 10th वाले को मुश्किल से मालूम होगा, 11th वाले में आप लोगों ने पढ़ा होगा बर्नौलीज थ्योरम। ठीक है, बर्नौलीज थ्योरम में आपने पढ़ा होगा कई सारी चीज़ों को अज्यूम करके माना जाता है, अजम्पशन मान लिया जाता है कि जो हमारा अजम्पशन क्या होता है सर, अजम्पशन मतलब कि जैसे मान लीजिए कि पहले लिखते हैं इसको हम लोग, बर्नौलीज थ्योरम क्या होता है, ये आपके डिस्कशन का पार्ट नहीं है, पर अजम्पशन क्यों लिया जाता है ये समझाना चाह रहे हैं। बर्नौलीज थ्योरम आपने देखा कि बर्नौलीज थ्योरम में एक पाइप होती है, ठीक है, एक पाइप है, मान लीजिए ये ग्राउंड है आपका, ग्राउंड लेवल GL, ये ग्राउंड से कुछ डिग्री इंक्लाइंड है, यानी कि ये स्लोप पे है, कुछ स्लोप पे रखी गई है ये। ठीक है, अब ये स्लोप पे सर रखी गई है, ठीक है सर, स्लोप पे रख दिया गया, हमें क्या दिक्कत है, स्लोप पे हो गया। अब इसको स्लोप पे हम लोगों ने रख दिया। अब हम लोग ये माने, या इसको कह लीजिए ये पाइप की थोड़ी सी डायमीटर ऐसे उठी हुई है, या इसको ऐसे हटाइए या नहीं करिए इस चीज़ को, बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगा ये चीज़। आगे बढ़ते हैं, पहले देखते हैं, मान लीजिए इसमें से पानी फ्लो हो रहा है, मान लीजिए इसमें से पानी ऐसे ऐसे बह रहा है, पानी ये फ्लो हो रहा है, पानी को गिराया जा रहा है। अगर पानी इस पाइप के थ्रू होकर के बह रहा है, आप देख सकते हैं इसको, पानी बह रहा है, तो जरूरी थोड़ी नहीं है कि वो एक स्टेडी स्टेट फॉलो कर रही है। स्टेडी स्टेट मतलब कि मान लीजिए कि अभी 2 सेकेंड, फिर 3, जैसे ये ग्राफ प्लॉट करते हैं हम लोग, कलर दिख रहा है, ठीक है, कलर आई थिंक नहीं शो हो रहा है। मान लीजिए ग्राफ प्लॉट करते हैं हम लोग, ठीक है, ये ग्राफ प्लॉट की गई। अब इस पर ये देखा गया, यहाँ पे लिखा गया टाइम को, यहाँ लिखा गया वेलोसिटी, यानी कि पानी की जो वेलोसिटी है, वाटर की वेलोसिटी है उसको, मान लीजिए यहाँ पे 1 सेकेंड, यहाँ पे 2 सेकेंड, यहाँ पे 3 सेकेंड। यहाँ पे अगर देखा गया कि अगर पानी की वेलोसिटी अगर यहाँ से यहाँ तक मान लीजिए कांस्टेंट रही, मान लीजिए यहाँ पे है 2 मीटर पर सेकेंड, यानी कि 1 सेकंड में पानी आपकी फ्लो, मतलब उसकी स्पीड इतनी कि 1 सेकंड में 2 मीटर चली जा रही है। तो अगर यहाँ से लेकर के यहाँ तक चलने में उसने 2 मीटर, मतलब उसकी स्पीड यानी 2 मीटर पर सेकंड रही, पर यहाँ जाने के उसकी वेलोसिटी लीनियरली बढ़ती गई, यानी कि यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे हो गया 5 सेकंड, यानी कि दूसरे से लेकर तीसरे सेकंड जाने में उसकी वेलोसिटी हो गई कितनी, 5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, यहाँ पे हो गई, यहाँ पे हम लोग एवरेज फिर ले लेंगे बाद में, वो ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं जाते, यहीं पे समझते हैं। लीनियरली यहाँ से लेकर यहाँ तक वेरी करीब उसकी वाटर की वेलोसिटी। तो
जब वेरी करके यहाँ तक पहुँची तो इसकी वेलोसिटी में क्या हुआ, बदलाव हुआ। पर यही बर्नौली ने कहा कि नहीं, हम लोग इस चीज़ को नहीं मानेंगे, पानी हमारा कैसा है, बिल्कुल ही स्टेडी स्टेट को फॉलो कर रहा है, पानी अनस्टेडी, मतलब जो हमारा वाटर है अनस्टेडी फ्लो है। और दूसरा चीज़ उसने माना इनविसिड फ्लो है, इनविसिड। अब इनविसिड फ्लो क्या होता है, इनविसिड मतलब कि पानी की कोई विस्कोसिटी नहीं है। आपने विस्कोसिटी प्रॉपर्टी को पढ़ा होगा कि द वाटर हैज़ द प्रॉपर्टी विच इज़ नोन एज द विस्कोसिटी टू रेजिस्ट द फ्लो ऑफ इट, मतलब कि अगर उसको ज़मीन पे आप गिरा देते हैं तो कुछ समय बाद देखते हैं फ्लो होते होते ही रुक जाता है। ऐसा कैसे संभव है, ये इट इज़ पॉसिबल ड्यू टू द विस्कोसिटी विच इज़ द ओन इट्स प्रॉपर्टी, यानी कि पानी की वो खुद की प्रॉपर्टी है इनविस्किड, यानी कि वो वेलोसिटी उसकी को अपोज करता है। ठीक, ये हो गया आपका इनविसिड। अब हम लोग आगे बात करते हैं, दूसरा ये है कि इनकम्प्रेसिबल। पानी की वेलोसिटी, पानी कैसा है हमारा, इनकम्प्रेसिबल है, यानी कि उसकी इनकम्प्रेसिबल। अब नाम से समझ में आ रहा है कि कंप्रेस ना हो पाना, तो वाटर क्या है, इनकम्प्रेसिबल है। ये किसने मान लिया, आपका बर्नौली ने। तो ये सर, ये आप समझना क्या चाह रहे हैं, आप तो पढ़ा रहे थे मैकेनिक्स, चले यहाँ फ्लूइड में, नहीं, ये आपको ये समझाना चाह रहे थे कि कोई ना कोई भी जितनी भी आपकी साइंटिफिक एनालिसिस है, प्रूफ्स वगैरह हैं, ऑब्जर्वेशन है, इनको न किसी एजेंशन को मान करके ही किया गया है। तो वैसा ही हम लोग अपने मैकेनिक्स सब्जेक्ट में करते हैं, इसको हम लोग इरेज नहीं करेंगे, आप समझने के लिए रख देते हैं। आगे बढ़ते हैं, लिखते हैं बॉडी के बारे में। सर कि बॉडी क्या होता है, चलिए देखते हैं बॉडी के बारे में। यहाँ लिखेंगे एज पर द कंटिन्यूम, यानी कि जो हमने कंटिन्यूम लिखा, कंटिन्यूम जो भी हम लोगों ने पढ़ा पिछले, कंटिन्यूम का मतलब क्या होता है, सीरीज ऑफ अ होल, यानी किसी चीज़ की एक सीरीज लगी हो, मतलब कि अगर कोई चीज़, मतलब कि होमोजीनस होना, होमोजीनस इन द सेंस कि अगर कोई चीज़, जैसे मान लीजिए ये बोर्ड है, अगर यहाँ पे ये ब्लैक मैंने डॉट बनाया, मान लीजिए बड़ा सा मैंने डॉट बनाया, ये पूरे बोर्ड पर पूरा ब्लैक डॉट होना चाहिए, इसका मतलब तभी वो होमोजीनस है। वरना यहाँ पे ये ब्लैक कलर है, यहाँ ब्लैक कलर है, यहाँ ब्लैक कलर, यहाँ वाइट वाइट वाइट, तो ये होमोजीनस नहीं है, हेट्रोजीनस है एक तरह से। ठीक है, आई होप होमोजीनस हेट्रोजीनस का मतलब आपको पता होगा। एज पर द कंटिन्यूम वी अज्यूम्स दैट, या अज्यूम ना लिखेंगे, एज पर द कंटिन्यूम द बॉडी ऑफ सिस्टम इज सपोज टू बी is supposed to be without voids। ठीक है, इसको कैसे सपोज किया जाएगा कि ये आपका बिना किसी वॉइड के है। ठीक है, ये हो गया आपका बॉडी। अब इसको लिखेंगे हम लोग, मान लीजिए इसको एग्जाम्पल कैसे समझेंगे सर, एग्जाम्पल इसका लीजिए, ये मान लीजिए आपकी रही एक बॉडी, या बॉडी नहीं समझेंगे, अब इसको रियल लाइफ एग्जाम समझते हैं। मान लीजिए अभी बारिश का मौसम खत्म हो चुका है, पर मान लीजिए चलते हैं कि अगस्त सितंबर का मौसम में बारिश हो रही है, या बारिश एग्जाम्पल छोड़िए, आप गमला लीजिए, गमले में आपने पेड़ लगाया हुआ है, पेड़ निकाल दीजिए, आप उस गमले में एक बॉटल पानी डाल दीजिए, तो पानी मिट्टी कैसा हो गया, वो मिट्टी पूरे तरीके से भीग गया, मिट्टी पूरी तरीके से सैचुरेटेड बोलते हैं उसको। अगर कोई मिट्टी में पूरी तरीके से पानी भर गई, यहाँ पर लिखते हैं देखिए सॉइल है, तो सॉइल में सॉइल के पार्टिकल भी होंगे, सॉइल के पार्टिकल यानी कि जो आप, आई होप आप समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, यानी कि जो मिट्टी है, मिट्टी में सॉइल के कुछ सॉलिड होंगे, तभी तो अगर मिट्टी के जो गट्ठे होते हैं, अगर मिट्टी को आपने कभी न कभी देखा, सूखी मिट्टी कितनी, अगर सूखी मिट्टी को अगर सूखी मिट्टी ले लीजिए और गीली मिट्टी ले लीजिए, ठीक है, उसमें आप सॉलिड पार्टिकल तो होते ही हैं। आप देख लीजिए, जैसे मान लीजिए ये आपके सॉइल है, मैंने छोड़िए, ये भी मैंने लिया फील्ड, मैंने आपसे बोला, मान लीजिए कि आपको मैंने बोला था कि आप अपने गमले में मिट्टी है, मिट्टी में आप करिए क्या, पानी डाल दीजिए, और उस पानी में जब पानी, एक मान लीजिए कि 1 घंटे बाद उस मिट्टी को पूरा एक ऐसे सांचे से निकालिए कि पूरा सिलेंडर शेप में आ जाए, बिल्कुल, या इस रेक्टेंगल शेप में निकालिए, सिलेंडर क्या बात करना, ये जो आपका रेक्टेंगुलर शेप में यानी आयतकार के शेप में आ जाए पूरा, इसमें आ गया, तो आप जाहिर सी बात है कि इसमें आपके सॉइल सॉलिड्स भी होंगे। ये क्या है आपका, सॉइल सॉलिड्स हैं। अब देखिए जो ये आप देख रहे हैं, जो बीच में ये सब जगह है सर, ये सब क्या है, ये है आपका वॉइड। सर ये वॉइड, सॉइल में वॉइड, सर सॉइल में वॉइड कैसे आ सकता है? जी हाँ आ सकता है। आप ही तो पानी डाला,
गमले में पानी तो आप ही ने डाला था ना, मैंने तो डाला नहीं था। तो वो वॉइड जो है आपने देखा कि मिट्टी ने पानी पूरा सोख लिया, तो कैसे सोखता है वो इन्हीं वॉइड में जाकर के आपका पानी क्या होता है, स्टोर हो जाता है। ये जो देख रहे हैं आप जगह, खाली जगह, यहीं जाकर के आपका वॉइड जो है, आपका वॉइड में आपका वाटर क्या होता है, पूरी तरीके से स्टोर हो जाता है। ये आपका वाटर इसमें आकर के स्टोर हो गया है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, इस चीज़ों को देखते हैं कि सर आप समझाना क्या चाह रहे हैं। तो ये समझाना चाह रहे हैं हम कि सॉइल में भी वॉइड है। अगर मान लीजिए हम लोग मैकेनिक्स में सॉइल को लेके आते हैं, जैसे एक सब्जेक्ट होगा आपका, सॉरी आपका नहीं होगा, ये इलेक्ट्रॉनिक्स वालों के लिए नहीं है, चलिए आगे बढ़ते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स वालों के आगे वाला सब्जेक्ट नहीं होगा, ये सब्जेक्ट आप ही का है, ठीक है। ये मान लीजिए हम लोग सॉइल में, मैंने बोला ना कि ये वॉइड है, पर अगर मान लीजिए कि हम आपसे कहते हैं कि आप उस मिट्टी को लेकर आइए, मैकेनिक्स में हम लोग को फोर्स लगाना है उस पर, तो हम लोग अगर उसको बॉडी के अंदर कंसीडर करते हैं तो इसकी सारी वॉइड को हम लोग नेग्लेक्ट कर देंगे, भूल जाएंगे। हम लोग ये मान लेंगे कि पूरी तरीके से पूरा इसमें सॉइल भरा हुआ है। कैसे भरा हुआ है सर, आइए देखते हैं। हम लोग क्या अज्यूम करते हैं सर, अज्यूम करेंगे हम लोगों ने एक रेक्टेंगुलर सॉइल लाया, सॉइल में भरनी है हम लोग को सॉइल सॉलिड्स, ठीक है जी। आपको बिल्कुल इसमें कहीं वॉइड दिख रहा है, आपको बिल्कुल नहीं दिख रहा है सर, आपने बिल्कुल गजब धमाल कर दिया यहाँ पर। कैसे कर दिया सर, इसमें तो पूरी तरीके से वॉइड दिख रहा था, इसमें वॉइड नहीं दिख रहा है। तो हाँ, इसलिए नहीं दिख रहा है क्योंकि हम लोग ने कंटिन्यूम रूल को, जो हमारा कंटिन्यूम है उस चीज़ को हमने अज्यूम, जो हमारा कंटिन्यूम है उस चीज़ को हम लोगों ने सोचा कि नहीं, कंटिन्यूम हमसे ये कह रहा है कि जो हमारी बॉडी में वॉइड होगी, विदाउट वॉइड मतलब बॉडी में जो वॉइड होगी उसको नेग्लेक्ट कर देंगे, तब जाकर के उसके हम उस पर हम लोग सारी कैलकुलेशन करने वाले हैं, सारी की सारी सब जो भी ऑब्जर्वेशन होगी करेंगे, ठीक है सर। पेन कहाँ गया, चलिए ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब तीसरी पॉइंट है, जो हमारा तीसरा पॉइंट क्या था देख लेते हैं। कंटिन्यूम बॉडी, हाँ ओके, रिजिड बॉडी। तीसरा पॉइंट है रिजिड बॉडी, ठीक है सर। रिजिड बॉडी के बारे में बता दीजिए। अब देखिए बॉडी से तो सर ये समझ में आ गया कि हम लोग जो हमारी बॉडी है, बॉडी को हम लोग क्या कर रहे हैं, बिल्कुल ही कंटिन्यूम जैसा मान रहे हैं, मतलब इसमें बिल्कुल विदाउट नो वॉइड। तो जब हम लोगों ने बॉडी को ऐसा मान लिया तो रिजिड बॉडी भी तो वही होगी, रिजिड बॉडी भी वही होगी सर, ठीक है। इट इज द बॉडी which is supposed to be under the continuum in which the 2 points of body, ठीक है। इसमें क्या होगा कि इन विच 2 पॉइंट्स ऑफ बॉडी, आपकी जो बॉडी की जो 2 पॉइंट्स होगी उसमें इज नॉट गोइंग टू बी, पॉइंट्स ऑफ बॉडी इज नॉट गोइंग टू बी चेंज्ड फ्रॉम इट्स प्लेस। फ्रॉम इट्स प्लेस मतलब सर क्या है इसका, आइए देखते हैं। जैसे मान लीजिए हम लोगों ने वो जो सॉइल ली, ठीक है, यही सॉइल हम लोगों ने वहाँ से यहाँ ले आए, ठीक है। अब इस सॉइल पे हम लोग क्या कर रहे हैं, लोड लगा रहे हैं, ठीक है सर। अब लोड कैसा लगा रहे हैं, लोड देखते हैं। मान लीजिए इस पर हम लोगों ने पुल फोर्स लगा रहे हैं, मान लीजिए यहाँ पे 10 किलोमीटर लोड लगाया गया, यहाँ पे भी 10 किलोमीटर का लोड लगाया गया। सॉइल है सर, आप कैसी लोड लगा रहे हैं, कैसे पकड़ के लोड लगा देंगे, कैसी बातें कर रहे हैं सर आप यहाँ पे क्या करेंगे, आप यहाँ पे ब्लैक ब्लैक देख रहे हैं, ये किसी न किसी कंटेनर में रखा गया, ऐसा नहीं कि सॉइल बस ऐसे फील्ड में लाकर रख देने, किसी कंटेनर में बस उस पर लोड लगा रहे हैं। इधर भी 10 किलोमीटर का लोड लगाया गया, इधर भी, चलिए इसको 10 की बजाय 20 लगा देते हैं, ये 10 ही लगाते हैं, या कह लीजिए ये 20 है और 20 10 किलोमीटर हो गया, इसको 30 कर देते, थोड़ा अच्छा लगे भाई, सॉइल मजबूत है थोड़ी हमारी ना। 30 किलोमीटर का लोड लगा रहे हैं, एक तरफ से पुल इधर लगाया जा रहा है, एक तरफ से पुल उधर लगाया जा रहा है। तो जो हमारी सॉइल है, क्या मैं रिजिड बॉडी की बात कर रहा हूँ, तो ये रिजिड बॉडी आपकी क्या होगी, डिफॉर्मेबल नहीं, यानी कि अपनी शेप नहीं चेंज करेगी, अपनी जगह नहीं चेंज करेंगी,
ये रिजिडली बिल्कुल फिक्स होगी। हो सकता है ये अपनी जगह चेंज कर दे, क्योंकि इस डायरेक्शन में जगह चेंज कर सकती है पर अपनी शेप को नहीं चेंज करने वाली है। जगह सर कैसे चेंज करेगी, क्योंकि अगर 30 किलोमीटर का लोड लग रहा है तो यानी 30 - 20 करेंगे, यानी इधर 10 किलोमीटर का मैग्नीट्यूड ज़्यादा है, यानी कि अगर 30 से इधर 20 लगाया जा रहा है, यानी कि 30 - 20 करेंगे तो रिजल्टेंट लोड कितना आ रहा है 10 किलोमीटर का। और वो भी किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में। इस डायरेक्शन में बॉडी खींची चली जाएगी, पर बॉडी अपनी शेप को, अपनी साइज़ को डिफॉर्म नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि वो बिल्कुल ही रिजिड बॉडी है। अब हम लोग बात करते हैं कि अगर बॉडी की, चलिए बात कर लेते हैं, इसमें 2 पॉइंट कंसिडर करते हैं। एक पॉइंट यहाँ लिया गया, एक पॉइंट यहाँ पे लिया गया। इस पर भी तो फुल फोर्स लग रहा होगा, इस पर भी फुल फोर्स लग रहा होगा, पर ये पॉइंट अपनी जगह से नहीं चेंज करेगी। हो सकता है ये पूरी बॉडी ही ऑसिलेट करके डिस्प्लेस होकर दूर चली जाए, पर ये पॉइंट अपनी जगह पर बनी रहेगी। ठीक है, ये समझ गए होंगे आई थिंक आप लोग। रिजिड बॉडी हो गई। अब आगे बढ़ते हैं, पहले इस चीज़ को आप नोट डाउन कर लीजिए, फिर आगे हम लोग बातें करते हैं। चलिए अब लिखते हैं हमारा इम्पोर्टेंट पॉइंट, मास। मास क्या होता है सर? मास वो प्रॉपर्टी है जिससे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं जिस चीज़ से हमारी बॉडी बनी होती है। द क्वांटिटी ऑफ मटेरियल विच रिप्रेजेंट द बॉडी, या विच मेक्स द बॉडी, या विच बिल्डअप्स द बॉडी। लिखेंगे द क्वांटिटी ऑफ मटेरियल which makes the body or build up the body, ठीक है सर। आप मास की बातें कर रहे थे, मास में आपने ये बता दिया। तो मास की यूनिट क्या होती है? मास की यूनिट होती है केजी, यानी किलोग्राम। मास की यूनिट होगी केजी, ग्राम और एटसेट्रा। आप जो भी पाउंड भी लिख सकते हैं, ठीक है। जो भी आप वेट यूनिट आपकी याद हो रही है आप लिख सकते हैं यहाँ पे। पर बेसिकली जो आपकी एसआई सिस्टम की बात होती है, एमके सिस्टम की बात होती है, मेनली एसआई सिस्टम की बात होगी। एसआई इज इक्वल्स टू एमके कह सकते हैं। बेसिकली सेम कुछ यूनिट उसमें सेम होती हैं। तो यहाँ पे इसमें आपने केजी को लिख लिया यहाँ पर, ठीक है। ये हो गया आपका मास का डेफिनेशन। अब बात करते हैं हमारा वेट। तो मोस्ट वांटेड टॉपिक इज वेट। सर वेट क्या होता है? वेट इज, लिखेंगे वेट इज मास मल्टीप्लाइड बाई ग्रेविटी, ठीक है। जो हमारा वेट होता है, वेट इज टू क्या होता है? मास इंटू ग्रेविटी, यानी मास में जब लोग ग्रेविटी का इंटू कर देते हैं तो होता है हमारा वेट। सर ये क्या होता है? इसमें लिखेंगे, या इसको कह सकते हैं ठीक है, वेट इज नॉट कांस्टेंट, ठीक है। जो हमारा वेट होता है ये कांस्टेंट नहीं होता है। अब कैसे सर वेट हमारा कांस्टेंट कैसे नहीं होता है? जैसे कि हम आपने सुना होगा जो हमारा मून है, ठीक है, अर्थ है, हम लोग अर्थ पे रहते हैं। मून जो हमारा जो नेचुरल सैटेलाइट है, अगर हम लोग उस पर जाते हैं तो हमारा उस पर ग्रेविटी जो है 1/6 हो जाता है। यानी अगर हम यहाँ पे 60 किलो के हैं तो वहाँ पे जब अगर मून पे जाएंगे तो वहाँ पे अपना वेट मेजर करेंगे तो हम लोग 10 किलो के हो जाएंगे। इट इज़ ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी। पर मास इज कॉन्स्टेंट, यहाँ लिख देंगे हम लोग मास इज ठीक है, मास इज कांस्टेंट। हमारा मास क्या होता है? कांस्टेंट होता है। मास इज कांस्टेंट सर, ठीक है। ये हमारा हो गया मास। वेट के बारे में डिस्कस कर लिया। वेट की यूनिट लिख लेते हैं। वेट की यूनिट हो जाएगी किलो न्यूटन। किलो न्यूटन, न्यूटन, ठीक है। आप लिख सकते हैं 1 न्यूटन। एक चीज़ इंपॉर्टेंट लिख लीजिए, 1 न्यूटन इक्वल टू 10⁵ टाइम। ये यूनिट भी पूछा जा सकता है एग्जाम में। आगे बढ़ते हैं, इंपॉर्टेंट डेफिनेशन लिखते हैं आपकी। नेक्स्ट टॉपिक क्या होगा आपका? पहले इसको लिखिए आप। टॉपिक में सोचता हूँ यूनिट्स, जी हाँ यूनिट्स है।
या यूनिट से पहले हम लोग देखते हैं क्वांटिटी। क्वांटिटी हो जाएगा पहला स्केलर, स्केलर क्वांटिटी पहला। दूसरा हो जाएगा फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, पहला क्या है फिजिकल, सॉरी स्केलर, ठीक है। जो हमारा स्केलर क्वांटिटी होता है सर, स्केलर में क्या होता है कि इसमें हम लोग को किसी भी जो हमारे फिजिकल क्वांटिटी होती है उनको डिनोट करने के लिए हम लोगों को सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड की जरूरत होती है और किसी भी चीज़ों की जरूरत नहीं होती है। किसी चीज़ों की जरूरत मतलब कि इन द सेंस डायरेक्शन की जरूरत नहीं होती है। वेक्टर में हम लोग को डायरेक्शन प्लस मैग्नीट्यूड की जरूरत होती है। आगे देखते हैं। द क्वांटिटी in which we requires only magnitude is called scalar quantity। दूसरा वेक्टर क्वांटिटी, इसको दूसरे पेज पे लिखो। वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है सर। वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है? इसमें हम लोग क्या देखते हैं कि इसमें फिजिकल क्वांटिटी को मैग्नीट्यूड के साथ साथ आपको डायरेक्शन की भी नीड होती है, ठीक है सर। डायरेक्शन कैसे? आप वेलोसिटी को देख सकते हैं, जो हमारा पीछे बढ़ते हैं इसमें आप इसकी एग्जांपल लिख लीजिए। इसका एग्जांपल हो जाएगा स्पीड एक्सेट्रा कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं। इन दिस यहाँ द क्वांटिटी इन विच वी रिक्वायर्स ओनली, ठीक है, वो क्वांटिटी जिसमें हम लोग को रिक्वायर होती है सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन की। इन विच वी रिक्वायर्स मैग्नीट्यूड and the direction as well। is called, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? is called वेक्टर क्वांटिटी। एग्जाम्पल वेलोसिटी एक्सेट्रा। तब तक आप नोट डाउन करिए, इसके बारे में और कुछ डिस्कस कर लेते हैं सब्जेक्ट के बारे में। तब तक इसी शॉट ले लीजिए। चलिए ठीक है, तो हम लोगों ने डिस्कस कर लिया यहाँ तक स्केलर क्वांटिटी के बारे में, वेक्टर क्वांटिटी के बारे में। कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और भी रह गए हैं इसमें, ठीक है। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इन द सेंस कि आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपका और रह गया, इसमें स्केलर हो गया, वेक्टर हो गया, और दूसरी इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या रह गई इसकी? यूनिट के बारे में, ठीक है। यूनिट के बारे में थोड़ा हम डिस्कस करते हैं। कल की क्लास में हम लोग सेकेंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे फोर्सेस के बारे में, ठीक है। सेकेंड चैप्टर आज हमारा फर्स्ट यूनिट खत्म होता है यहीं पे, फर्स्ट चैप्टर खत्म होता है यहीं पे। कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक इसमें एक और रह गए जिसको बोलते हैं यूनिट्स, ठीक है।
बाकी सब यहीं पे ख़त्म हो चला है, क्योंकि इसमें सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट चैप्टर में आपका बेसिक्स बताना था, बेसिक हो गए हैं आपकी। सेकंड चैप्टर आपका इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट होने वाला है, सॉरी इंपॉर्टेंट चैप्टर होने वाला है फोर्सेस एंड इट्स बिहेवियर, आपका सेकंड चैप्टर है, उसमें हम लोग सारी चीज़ों को देखेंगे एक बार। तो आप लोग बिहार सेमेस्टर पे, आप बिहार सेमेस्टर पे आप लोग आए हैं, तो आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने फ्रेंड्स में शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।